हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगले 10 मिनट उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ध्यान से देखना है क्योंकि एक टॉपिक आज हमें खत्म करना है। अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा हुआ है तो खत्म कर लो। देखो टॉपिक क्या है बच्चे, ईमेल। ठीक है, ईमेल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या फैक्ट आपको पता होने चाहिए, सब कुछ जो है आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर बताऊंगी। ठीक है, चलो देखो, ईमेल के सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कि क्या क्या लिखा जाता है जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, है ना। एक कंपोज वाला ऑप्शन आता है, कंपोज वाले ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो है एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपका न्यू मैसेज है, फिर आपका टू, फिर आपका सीसी, फिर आपका बीसीसी, फिर आपका सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद में जो है आपका पूरा सब्जेक्ट के नीचे जो आपका मटेरियल है जो आपको सेंड करना है, और उसके बाद में लास्ट में आपका सेंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से क्या एग्जाम में पूछा जाता है, और इतना भी याद रखो बच्चे, पूछा जाएगा कि डिलीट, अगर आपको नहीं भेजना है, डिलीट करना है, तो वो डिलीट का जो आपका सिंबल आता है वो कौन से साइड में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका कहां पे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। उसके अलावा बच्चे एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका टू, तो बेसिकली जिसे आप भेज रहे हैं, टू का मतलब क्या है, यहां पे आएगा रिसीवर का नाम। क्या आएगा, ये आपका रिसिपेंट या फिर रिसीवर का नाम आएगा। फिर आपका बच्चे सीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे को जो है इस मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। सभी प्राप्तकर्ता देख सकते हैं और ये जो है आपका किसे किसे भेजा गया है। आपने सोचो कि कोई मेल है जो कि एक से ज्यादा लोगों को भेजी है, मान लो कि 10 लोगों को भेजी है, तो 10 के 10 जो रिसिपेंट है उन्हें ये मालूम चल जाएगा कि मेरे अलावा ये मेल किसे भेजा गया है। ठीक है, तो ये है आपका सीसी। उसके अलावा बच्चे ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, मतलब कि आपको फिर से एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, लेकिन जो रिसिपेंट है उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे अलावा ये मेल किसी दूसरे को, मतलब कि किसको भेजा गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका बीसीसी। दूसरे को गुप्त रूप से कॉपी भेजता है, अन्य प्राप्तकर्ता इन नामों को नहीं देख सकते हैं, मतलब कि सीसी का जस्ट अपोजिट। उसके बाद में बच्चे आपका आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन का मतलब है कि ईमेल की सामग्री का संक्षिप्त सारांश, मतलब कि आपका मेल किस बारे में है। ठीक है, आप किसी को हायर कर रहे हैं, आप किसी को फायर कर रहे हैं, है ना, तो सब कुछ जो है आपका सब्जेक्ट में लिखा होता है कि किस बारे में जो है आपका मेल आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके चार बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्या है, ये हमारे स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। इसमें से बीसीसी और सीसी, इन दोनों का फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों का ही आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं कुछ बहुत बेसिक से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी ईमेल में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सबसे पहले आपका आता है ईमेल फॉरवर्डिंग। ठीक है, जब आप बच्चे फॉरवर्ड पे क्लिक करते हो, ईमेल को जो है अगर आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हो, तो फॉरवर्ड पे क्लिक करने से क्या होता है कि जो हमारा मेन ईमेल है, ठीक है, वो और उसका जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट का मतलब है कि आपने कोई इमेज भेजी है या फिर आपने कोई वीडियो भेजा है, तो जो भी आपका मेन मेल होता है उसके साथ में जो अटैचमेंट होता है वो एक नए ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है, और उसके बाद में आपने उसको जिसको फॉरवर्ड करना है, मतलब जिसे सेंड करना है, आप उसे सेंड कर सकते हो, जैसे मैसेजेस के साथ में होता है। उसके बाद में बच्चे आपका क्या आता है, रिप्लाई। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि रिप्लाई और फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो रिप्लाई पर्टिकुलरली हम किसी एक आदमी को कर रहे हैं, है ना, जिसने हमें मेल भेजा है, अगर हम उसके मेल का जवाब दे रहे हैं तो वो रिप्लाई होगा। लेकिन अपनी मेल को अगर हम किसी नए व्यक्ति को भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो दोनों में बच्चे आपका ये डिफरेंस होता है। रिप्लाई केवल भेजने वाले को जवाब देता है, जबकि फॉरवर्ड पूरी बातचीत को नए प्राप्तकर्ता यानी कि नए रिसीवर के साथ में भेजने की, या फिर एक तरीके से कर सकते हैं कि शेयर करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो दोनों में आपका डिफरेंस है, रिप्लाई और आपका फॉरवर्ड। जैसे बच्चे टेलीग्राम में होता है, व्हाट्सएप में होता है ना, उसी तरीके से। तो ये दोनों ही बच्चे आपके सेम सेम से दिखते हैं लेकिन होते डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद में आपका आता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसे अगर हम उसका स्ट्रक्चर जो है उसे अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कितने पार्ट का होता है। तो बच्चे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो है आपका यूजर नेम होता है। ठीक है, सबसे पहले जो ईमेल एड्रेस का हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, यूजर नेम। उसके बाद में सिंबल आता है @ का, ये जो है आपका क्या है, सेपरेटर। क्या है ये, सेपरेटर। उसके बाद में जो पीछे वाला हिस्सा है यानी कि gmail.com, ये आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि कितने हिस्से होते हैं एक कॉमन
ठीक है। एक टिपिकल ईमेल के कितने हिस्से होते हैं, यूजर नेम होता है, उसके बाद में सेपरेटर होता है, उसके बाद में आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है, बेसिक सा है, बहुत बार जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद है कि जब आप किसी को मेल भेज रहे हैं, तो जब आप मेल भेजते हैं तो हमारे इंटरनेट में बच्चे आपके कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर रूल है जो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो इंटरनेट के जरिए तो कुछ पर्टिकुलर रूल है जो कि फॉलो हो रहे हैं, तभी आप बात कर पा रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेट में बहुत सारे जो है ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने से हम इंटरनेट की अलग अलग प्रकार के सर्विसेज को लेते हैं। ठीक है, तो यही सारे के सारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ तो कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। आप किसी को मेल भेज रहे हो, वो भेज नहीं पाओगे, क्योंकि अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, तभी जो है जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो स्टैब्लिश हो पाएगा। नहीं तो वो चीज स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगी। आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, किसी से इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हो, है ना, किसी के साथ में जो है आप मैसेजेस पे बात कर रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो, तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो वही ईमेल में भी होता है कि जब आप ईमेल रिसीव कर रहे हो, जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, तो जिन नियमों का पालन होता है, जिन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, वो प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगी। 4 में से 3 के बारे में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, उनको आप लोग को याद करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे आपका सबसे पहले है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें आपका बेसिकली क्या है, क्या काम आता है बच्चे, ये पुश इंजन के लिए जाना जाता है। इसका जो काम है, सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है, क्लाइंट टू द सर्वर। ये क्या करता है, क्लाइंट से सर्वर को जो है बच्चे आपका मेल भेजता है, और इसका उल्टा भी, है ना, ये जो है आपका मेल सेंड करने के काम आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, वर्जन 3 है, 3 का मतलब है वर्जन 3 है। तो इसका काम क्या होता है, रिसीविंग एंड डाउनलोडिंग ईमेल्स। ठीक है, ये रिसीव करने का काम करता है, ईमेल को डाउनलोड करने का काम करता है। कहां से, फ्रॉम द रिमोट सर्वर टू अ लोकल मशीन। ठीक है, उसके बाद में आपका IMAP है, इंटरनेट मैसेजेस एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या होता है, एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग ईमेल डायनेमिकली डायरेक्टली ऑन द रिमोट मेल सर्वर। ये क्या काम करता है बच्चे, ये जो है ईमेल को एक्सेसिबल बनाता है। ठीक है, IMAP। उसके बाद आपका माइम है, यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, कभी कभी आप जो है मेल में इमेज भेजते हो, आप जो है किसी को वीडियो भेजते हो। ठीक है, तो ये उन इमेजेस को, वो बेसिकली जो मल्टीमीडिया जो हमने भेजा हुआ है, साथ में हमने वीडियो भेजा हुआ है, हमने इमेजेस भेजा हुआ है, उसे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि आपका मेल आराम से चला जाए ना। तो ये क्या काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मल्टीमीडिया अटैचमेंट को ये जो है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में काम बदल देता है ताकि उसका ट्रांसमिशन आराम से हो जाए। ठीक है, इनमें से मैंने आपको कहा था कि 3 पूछे जाएंगे, उनकी जो डेफिनेशन है सिंपल भाषा में आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपका SMTP है, ये क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका POP3 है, यानी कि सर्वर से एक ही डिवाइस पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कई डिवाइसेस से सर्वर पर ईमेल एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि बहुत सारे मेल अगर आप मतलब एक्सेस कर रहे हो तो उनको जो है आपका ये सिंक में रखेगा। ठीक है, तो इतना बच्चे आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स है जिनके बारे में बार बार एग्जामिनर, अलग अलग प्रकार के जो एग्जामिनर्स हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ईमेल के फोल्डर्स। जब आप अपने ईमेल को, अपने जीमेल को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से जो है साइड में खूब सारे फोल्डर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ है जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले ऊपर कंपोज है, मतलब कि आपको किसी को मेल जो है लिखनी है ना। उसके बाद में आपका इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, आपका स्पैम है या फिर ट्रैश है। ठीक है, उसके बाद सेंड है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे आपका है इनबॉक्स। जो मेल आपको आते हैं वो सारे के सारे स्टोर हुए रहते हैं कहां पर, इनबॉक्स में। उसके बाद है आपका सेंड। आप जिन मेल को सेंड कर देते हो और वो सक्सेसफुली सेंड हो भी जाते हैं तो वो मेल जो है आपके सेंड में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि भेजे जा चुके हैं। फिर आपके स्पैम और जंक है। स्पैम और जंक में क्या होता है कि ऐसे मेल जो मुझे चाहिए ही नहीं,
अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड या फिर सस्पिशियस जो ईमेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, है ना, जंक वाले फोल्डर में चले जाते हैं। फिर आपका बच्चा ट्रैश और बिन है, आपने किसी को डिलीट कर दिया, आपने कोई मेल अगर डिलीट की है ना, तो स्थायी रूप से हटने से पहले ये 30 दिनों तक जो है आपका ट्रैश या फिर बिन में इकट्ठा किए जाते हैं। फिर आपका आउटबॉक्स है, अब आप क्या कर रहे हो, किसी को मेल का जवाब कर रहे हो, ठीक है, किसी को मेल का रिप्लाई दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, लेकिन मेल लिखते 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 जो है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई। मतलब कि आप मेल भेज रहे थे लेकिन वो भेजा नहीं गया, तो जब तक वो भेजा नहीं जाता है ना, तब तक वो एक टेम्परेरी बॉक्स में सेव रहेगा और उस टेम्परेरी बॉक्स का नाम है आउटबॉक्स, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है, ये अनसेंट मैसेजेस के लिए है। उसके बाद बच्चे आपका आर्काइव है, इसमें क्या होता है, उन पुराने ईमेल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे आप अपने मुख्य इनबॉक्स से हटा करके रखना चाहते हो, ताकि आप इनबॉक्स अव्यवस्था मुक्त रहे, मतलब कि मैनेज करने के लिए। ये जो आर्काइव है ये है कि कुछ आपके ऐसे मेल्स है जिसको आप बार बार देखते हो, बार बार चेक करते हो, उनको जो है आप अगर सेपरेटली रखना चाहते हो तो आप जो है आर्काइव में सेव रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे और भी फोल्डर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको वो बताया है जो कि आरआरबी आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। अब एक प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसे हमने कितना जाना है, कितना समझा है, ठीक है। देखो, ईमेल प्राप्त करने के लिए किसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो कई डिवाइसेस में सिंक्रोनाइजेशन की अनुमति देता है। अभी बताया था आपको, बहुत सारी ईमेल्स को आपस में सिंक करके रखता है। कौन सा वाला प्रोटोकॉल है, ये आपका IMAP, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, IMAP है ना। ये POP3, अनलाइक POP3, IMAP स्टोर्स मैसेजेस ऑन अ सर्वर एंड सिंक्रोनाइजेस देम अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम, सिंक करने का काम जो है आपका किसका है, IMAP का है। उसके अलावा आपको कुछ शॉर्टकट मैं बता रही हूं जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या शॉर्टकट है, जैसे कि बच्चे एक नया ईमेल विंडो खोलना है तो Ctrl+N है, ठीक है। आपको अगर ईमेल भेजना है तो Ctrl+Enter है, आपका ईमेल का अगर रिप्लाई करना है तो Ctrl+R है, ठीक है। ईमेल फॉरवर्ड करना है तो Ctrl+F है। बेसिक से जो है आपके क्या है शॉर्टकट है जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो आरआरबी जेईई CBT 2 2025 में पूछा गया था। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। अगर आप किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक खाली ईमेल खुल जाता है, ऑप्शन 1। एक मूल संदेश एक नई ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ईमेल हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, ईमेल अपने आप सभी संपर्कों को भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा अगर आप आरआरबी जेईई CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जो जल्दी से जल्दी आपका पूरा कोर्स खत्म करवा दे, तो बच्चे इससे बेहतर ऑप्शन पूरे इंटरनेट की दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। बेसिकली यह आपका लाइव क्रैश कोर्स है और यहाँ पे हमारा क्या है कि जो 50 नंबर का नॉन टेक है उसे टारगेट किया जा रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से, जो है सिर्फ आपका 28 से 30 दिनों में इसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको थ्योरी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस चल रही हैं साइंस की, कंप्यूटर की, इन्वायरमेंट की। आप लोग आए और अपना जो CBT 2 का चांस है ना, CBT 2 क्लियर करने के जो चांसेस है उसको बढ़ाए। चलिए फिर बाकी सारी की सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको, ये मिलेंगे मेगडीजी मैकेनिकल पे। अगर आप वहां पे जाते हैं तो कुछ और चीजें, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, अगर आप थ्योरी पढ़नी है आपको पूरी की पूरी तो एक अलग सा कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा इन्वायरमेंट की ई बुक बच्चे बहुत ही, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ उस बुक को कि आप लोग अगर खुद से पढ़ना चाहते हो, वीडियो देखने का समय नहीं है ना, तो पूरा का पूरा थ्योरी जो है आपको इस बुक के अंदर मिल जाता है अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 101%। एग्जाम के बाद में मैं आपको मिलूंगी इस किताब के मटेरियल के साथ, ठीक है। चलिए फिर अब क्या करना है, मेगडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, जल्दी से जाओ और देखो क्या क्या और फीचर्स है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।